दोस्तों आज के इस वीडियो एक्सप्लेनर में बात करेंगे हम ईरान अमेरिका के बीच 2.0 वॉर क्या शुरू होने वाली है, क्योंकि सीज फायर को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो कहीं ना कहीं सिरे नहीं चढ़ रही। और अगर फिर से वॉर शुरू होती है तो आप समझिए ये वॉर कितनी तबाही मचाएगी और इसका असर सब पर पड़ेगा, आप पर, देश की अर्थव्यवस्था पर, महंगाई पर, पेट्रोल डीजल पर। और जाहिर सी बात है जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे जो ऑलरेडी $125 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुके हैं, और ऐसे में अगर युद्ध फिर से शुरू हुआ तो ये दाम इससे कहीं ज़्यादा उछल सकते। और अगर ये दाम उछले तो सोने चांदी, तेल, तमाम बाकी चीज़ें हैं वो कहाँ तक पहुँच जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल कि सोना और चांदी जो है, जिसे अक्सर हम सब मानते हैं कि वो युद्ध की स्थिति में तेज़ी से आगे की तरफ भागता है, लेकिन इस बार उसने उल्टा गणित दिखाया। तो क्या 2.0 वॉर शुरू हुई तो सोने चांदी की बदहाली का दौर शुरू होगा, या तेज़ी से इसमें एक बड़ी बढ़त देखने को मिलेगी। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आपके तमाम जो डाउट्स है आज इस पूरे एक्सप्लेनर वीडियो में दूर होने वाले, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंत तक ज़रूर देखिएगा। और साथ में दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में ज़बरदस्त हीट वेव चल रही है, इसलिए अपना ध्यान भी रखिए, बीच बीच में पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए घर से तभी निकले जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर देरी के। दोस्तों, दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां मिडल ईस्ट का हर छोटा धमाका सीधे आपकी जेब, आपके घर के बजट और आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को हिला सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच कुछ समय पहले जो सीज फायर हुआ था उससे लोगों को लगा था कि अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है। बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक मीटिंग्स भी हो रही है, बैक चैनल नेगोशिएशन भी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच अविश्वास इतना बढ़ चुका है कि इंटरनेशनल मार्केट अब वॉर 2.0 की आशंका को सीरियसली लेने लगा है। रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, द गार्डियंस और कई ग्लोबल एजेंसीज लगातार चेतावनी दे रही है कि अगर एक भी बड़ा हमला हुआ या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग रूट्स और ज़्यादा प्रभावित हुए तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर उसका शॉक वेव जाएगा। सबसे पहले समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, दुनिया के टोटल ऑयल ट्रेड का लगभग 20% इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक और ईरान जैसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टिंग देशों का क्रूड इसी रूट से निकलता है। मतलब अगर यहाँ टेंशन बढ़ती है तो पूरी दुनिया में एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ता है। यही वजह है कि जैसे युद्ध की खबरें तेज हुई, ब्रेंट क्रूड ऑयल तेजी से उछलकर अब लगभग $125 से $126 प्रति बैरल तक पहुंचा हुआ है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्पाइक 2022 के बाद सबसे बड़ा उछाल माना जा रहा है और कई एनालिस्ट ने वार्निंग दी है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला तो क्रूड ऑयल $140 से $150 प्रति बैरल तक जा सकता है। अब इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, लॉजिस्टिक महंगे, एयरलाइंस महंगी, फर्टिलाइजर्स महंगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी और आखिर में हर चीज़ की कीमत बढ़ना, यानी इन्फ्लेशन एक्सप्लोजन। भारत जैसे देश के लिए ये खतरा और बड़ा है क्योंकि इंडिया अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर ऑयल लंबे समय तक $120 के ऊपर रहता है तो इंडियन रुपी पर दबाव बढ़ सकता है, इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है, सरकार पर सब्सिडी तथा फिस्कल डेफिसिट का प्रेशर भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि ग्लोबल इन्फ्लेशन बॉम्ब कह रहे हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ऑयल शॉक के कारण दुनिया में स्टैगफ्लेशन जैसे हालात बन सकते हैं, यानी इकोनॉमी धीमी हो जाती लेकिन महंगाई तेजी से बढ़ती रहेगी। दोस्तों, अब यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल शुरू होता है, अगर दुनिया युद्ध और रिसेशन के डर में जाती है तो गोल्ड और सिल्वर आखिर बिहेव कैसे करेंगे? क्योंकि आम आदमी के दिमाग में एक ही बात बैठ जाती है कि युद्ध मतलब गोल्ड रॉकेट, लेकिन इस बार कहानी इतनी सीधी नहीं रही है। युद्ध शुरू होने के शुरुआती दिनों में सोना लगातार ऊपर नहीं गया, बल्कि कभी गिरा, कभी उछला, कभी फ्लैट रहा। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर सेफ हेवन एसेट ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। दरअसल मार्केट इस समय सिर्फ युद्ध नहीं देख रहा बल्कि एक साथ कई चीज़ें देख रहा है: डॉलर, बॉन्ड यील्ड्स, इन्फ्लेशन, फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट, रिसेशन फेयर और लिक्विडिटी क्राइसिस। दोस्तों, जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो इन्वेस्टर्स सिर्फ गोल्ड खरीदने नहीं भागे बल्कि उन्होंने यूएस डॉलर और यूएस ट्रेजरी बोर्ड में भी पैसा डालना शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड पर प्रेशर बढ़ता है क्योंकि इंटरनेशनल बायर्स के लिए गोल्ड महंगा हो जाता है। यही कारण है कि सेशन में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने के बावजूद गोल्ड नीचे आता दिखा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीस टॉक की खबर आते ही गोल्ड पहले गिरा, लेकिन बाद में फिर रिकवर कर गया क्योंकि इन्वेस्टर्स पूरी तरह क्लियर नहीं कि आगे क्या होने वाला है।
मार्केट अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि हर हेडलाइन के साथ गोल्ड डायरेक्शन बदल रहा है। यही वजह है कि एनालिस्ट इसे हेडलाइन ड्रिवन मार्केट कह रहे हैं। अब जरा गोल्ड के साइकोलॉजी गेम को समझिए। जब दुनिया में डर बढ़ता है तो लोग दो चीज़ों में भागते हैं, कैश और सेफ एसेट्स। पहले फेज में लोग कैश बचाने के लिए स्टॉक बेचते हैं और डॉलर खरीदते हैं। इसी दौरान कई बार गोल्ड टेम्परेरी गिर जाता है, लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है और सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स कम करने लगते हैं, तब गोल्ड का दूसरा फेज शुरू होता है, जहां ये तेजी से ऊपर भागता है। यही कारण है कि कई बड़े बैंक और हेड्ज फंड्स अभी भी लॉन्ग टर्म गोल्ड बुलिश बने हुए हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बैंक्स लगातार रिकॉर्ड लेवल पर गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। चाइना, रशिया, टर्की और कई अमेजिंग इकोनॉमिक्स डॉलर डिपेंडेंसी कम करने के लिए गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बावजूद गोल्ड अभी भी लॉन्ग टर्म बुलिश जोन में माना जा रहा है। अब चांदी की बात करें तो वहाँ कहानी और भी खतरनाक और एक्साइटिंग दोनों है, क्योंकि चांदी सिर्फ सेफ हेवन मॉडल नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में सिल्वर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसलिए सिल्वर दो तरह की ताकतें एक साथ काम करती है। अगर इन्फ्लेशन और कमोडिटी रैली बढ़ती है तो सिल्वर तेजी से रॉकेट बन सकता है, लेकिन अगर ग्लोबल रिसेशन गहरा गया और इंडस्ट्रीज स्लो हो गई तो सिल्वर क्रैश भी कर सकता है। यही कारण है कि सिल्वर को एक्सपर्ट्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मेटल कहते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि हाल ही में एक फेज में सिल्वर लगभग 15% तक क्रैश कर गया, जबकि उसी दौरान गोल्ड सिर्फ 2% तक गिरा था। तो दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि सिल्वर ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर करती है और ग्रीन एनर्जी डिमांड बढ़ती है तो सिल्वर तेजी से ऊपर जाएगा, लेकिन अगर रिसेशन गहरा गया तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल मेटल्स पर दबाव आएगा। यही वजह है कि सिल्वर में प्रॉफिट भी बड़े होते हैं और क्रैशेज भी बड़े होते हैं। दूसरी तरफ गोल्ड कंपैरेटिवली स्टेबल माना जाता है, क्योंकि उसकी डिमांड सिर्फ ज्वेलरी या इंडस्ट्री से नहीं बल्कि फियर साइकोलॉजी, सेंट्रल बैंक्स रिजर्व्स और वेल्थ प्रोटेक्शन से भी आती है। इकोनॉमिक टाइम्स की दूसरी रिपोर्ट में बताया गया कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन फियर और सेंट्रल बैंक बाइंग की वजह से गोल्ड लगातार स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध फिर से पूरी ताकत से शुरू हुआ तो क्या होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस स्थिति में पहले कुछ दिनों तक मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक देखने को मिल सकता है। स्टॉक क्रैश कर सकते हैं, डॉलर तेजी से मजबूत हो सकता है और गोल्ड में भी वॉलेटिलिटी आ सकती है। लेकिन अगर युद्ध लंबा चला, ऑयल प्राइस लंबे समय तक हाई रहे और इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर गई तो इवेंचुअली गोल्ड को सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि बड़े इन्वेस्टर इस समय गोल्ड को सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि फाइनेंशियल इंश्योरेंस की तरह देख रहे हैं। वहीं सिल्वर स्पेकुलेटिव एसेट्स की तरह बिहेव कर रहा है। इंडिया में इसका असर और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि इमोशन भी है। अगर डॉलर मजबूत हुआ और रुपी कमज़ोर पड़ा तो इंटरनेशनल मार्केट स्टेबल रहने के बावजूद इंडिया में गोल्ड और सिल्वर की कीमत तेज़ी से भी बढ़ सकती है। यही कारण है कि पिछले कई ग्लोबल क्राइसिस में इंडियन गोल्ड प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। अब इमेजिन कीजिए, अगर क्रूड ऑयल $140 प्रति पहुंच गया और रुपया भी गिरा, इन्फ्लेशन बढ़ी और स्टॉक मार्केट अनस्टेबल हुआ, तो आम आदमी सबसे ज़्यादा कहाँ भागेगा? सेफ एसेट्स की तरफ। और यहीं से शुरू होगा असली खेल, जहां कुछ लोग पैनिक में नुकसान करेंगे और कुछ लोग सही टाइमिंग से पैसा बनाएंगे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वॉर 2.0 सच में शुरू हुआ तो क्या सिर्फ गोल्ड सिल्वर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम हिल सकता है? क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होगा? क्या इंडिया में प्रॉपर्टी, ईएमआई और मिडिल क्लास सेविंग पर इसका सीधा असर होगा? और सबसे ज़रूरी, ऐसे माहौल में आम आदमी को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच वॉर 2.0 सच में शुरू हुआ तो गोल्ड और सिल्वर आखिर कहाँ जाएंगे? क्या सोना रॉकेट बनेगा? क्या चांदी क्रैश करेगी? या फिर दोनों मिलकर दुनिया के इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर देंगे? क्योंकि अभी मार्केट जिस हालत में खड़ा है वहाँ सिर्फ युद्ध नहीं चल रहा बल्कि चार तरफ से फाइनेंशियल प्रेशर बन चुका है। एक तरफ क्रूड ऑयल की आग, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का डर, तीसरी तरफ रिसेशन की आशंका और चौथी तरफ डॉलर की ताकत। यही कारण है कि इस बार गोल्ड और सिल्वर का बिहेवियर बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आम लोग सोचते हैं। आम आदमी को लगता है कि युद्ध मतलब सोना ऊपर, लेकिन असली मार्केट साइकोलॉजी इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है।
अभी हालत यह है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $125 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुका है और कई ग्लोबल एजेंसीज वार्निंग दे रही है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात और ज़्यादा बिगड़े तो क्रूड ऑयल 140 से $150 तक जा सकता है। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मिडल ईस्ट टेंशन के कारण एनर्जी मार्केट ऑलरेडी पैनिक मोड में जा चुका है। तो दोस्तों, अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझिए, अगर ऑयल प्राइसेस लंबे समय तक इतने ऊपर रहे तो उसका सीधा असर इन्फ्लेशन पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ट्रांसपोर्ट, एयरलाइंस, फर्टिलाइज़र, फूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक और एलपीजी कमर्शियल के रेट ऑलरेडी बढ़ गए हमारे देश में, यानी हर चीज़ महंगी होगी। यानी सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं बल्कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक इसकी मार पहुंचेगी। इंडिया जैसे देश के लिए खतरा और बड़ा है क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर ऑयल इंपोर्ट बिल तेजी से बढ़ा तो रुपये पर प्रेशर आएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि कई इकोनॉमिस्ट अब इस स्थिति को ग्लोबल इन्फ्लेशन ट्रैप कह रहे हैं। और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तब दुनिया में एक एसेट अचानक स्पॉटलाइट में आ सकता है, वो है गोल्ड। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी दुनिया अनसर्टेनिटी, युद्ध या करेंसी वीकनेस से डरती है, लोग अपनी वेल्थ बचाने के लिए गोल्ड खरीदते हैं। और यही कारण है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड लेवल पर गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। चाइना, रशिया, टर्की और कई देशों ने डॉलर डिपेंडेंसी कम करने के लिए गोल्ड रिजर्व तेजी से बढ़ाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है क्योंकि इस बार गोल्ड सीधा ऊपर नहीं भागा। युद्ध शुरू होने के शुरुआती दिनों में गोल्ड कभी ऊपर गया, कभी नीचे आया, कभी अचानक प्रॉफिट बुकिंग हुई। आम लोग कंफ्यूज हो गए, आखिर सेफ हेवन एसेट्स ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? इसका जवाब छिपा है डॉलर और बॉन्ड यील्ड में। दोस्तों, जब दुनिया में पैनिक आता है तो इन्वेस्टर सिर्फ गोल्ड नहीं खरीदते बल्कि यूएस डॉलर और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में भी पैसा लगाते। यानी कई बार डर की वजह से डॉलर इतना मजबूत हो जाता है कि गोल्ड पर प्रेशर आ जाता है। यही वजह है कि कॉन्फ्लिक्ट के शुरुआती फेज में गोल्ड ने रॉकेट जैसी रैली नहीं दिखाई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीस स्टॉक की उम्मीद बढ़ने से ही गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन टेंशन बढ़ते ही बायर्स फिर वापस लौटे। इसका मतलब साफ है, मार्केट इस समय हेडलाइंस ड्रिवन बन चुका है। एक मिसाइल अटैक और गोल्ड ऊपर, एक पीस मीटिंग और गोल्ड नीचे। यानी इन्वेस्टर्स पूरी तरह कंफ्यूज्ड है कि आगे रिसेशन आएगा या इन्फ्लेशन ब्लास्ट होगा। अब यहाँ फेडरल रिजर्व का रोल समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑयल प्राइस बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जाता है तो शुरुआत में यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स लंबे समय तक हाई रख सकता है। और हाई इंटरेस्ट रेट्स गोल्ड के लिए नेगेटिव माने जाते हैं क्योंकि तब इन्वेस्टर को बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम एसेट्स में बेहतर रिटर्न मिलते हैं। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला, ग्लोबल ग्रोथ धीमी हुई और रिसेशन का डर बढ़ा, तब इवेंचुअली फेडरल रिजर्व पर प्रेशर बढ़ सकता है कि वो इंटरेस्ट रेट्स कम करें। और जैसे ही रेट कट की उम्मीद बढ़ती है, गोल्ड को सपोर्ट मिलने लगता है। यही कारण है कि कई एनालिस्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी, लेकिन लॉन्ग टर्म में बुलिश सेंटीमेंट। गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपनी रिपोर्ट में वार्निंग दी है कि अगर मिडल ईस्ट क्राइसिस और ज़्यादा लंबा खींचा तो सेफ हेवन डिमांड शार्पली बढ़ सकती है। अब सिल्वर की बात करते हैं। वहाँ कहानी बिल्कुल अलग है, ज़्यादा डेंजरस हो जाती है क्योंकि सिल्वर सिर्फ सेफ हेवन मेटल नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल, ईवी, बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई हार्डवेयर और क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में चांदी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन के कारण सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड हाई पर पहुंच रही है। लेकिन यहाँ सिल्वर की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अगर ग्लोबल रिसेशन गहरा गया, फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन कम हुई, ईवी सेल्स धीमी पड़ी और इंडस्ट्रियल डिमांड कमज़ोर हुई तो सिल्वर में ब्रूटल करेक्शन आ सकता है। यही कारण है कि सिल्वर गोल्ड की तुलना में कहीं ज़्यादा वॉलेटाइल माना जाता है। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में सिल्वर में लगभग 15% की गिरावट देखने को मिली, जबकि उसी दौरान गोल्ड में सिर्फ 2% की ही गिरावट दर्ज की गई थी। यानी कि इसका मतलब साफ है, सिल्वर में प्रॉफिट बड़ा हो सकता है लेकिन रिस्क उससे भी बड़ा है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स सिल्वर को हाई बेटा मेटल कहते हैं। अगर इन्फ्लेशन और कमोडिटी रैली डोमिनेट करती है तो सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन अगर रिसेशन डोमिनेट करने लगा तो सिल्वर सबसे पहले गिर सकता है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पिक्चर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इंडिया में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि कल्चर और इमोशन भी है। शादी, त्योहार, सेविंग, ज्वेलरी, हर जगह गोल्ड जुड़ा हुआ है।
अगर डॉलर मजबूत हुआ और रुपये कमज़ोर पड़ा तो इंटरनेशनल मार्केट स्टेबल रहने के बावजूद इंडिया में गोल्ड और सिल्वर के रेट तेज़ी से बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि पिछले कई ग्लोबल क्राइसिस में इंडियन गोल्ड प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस नहीं बल्कि डॉलर रुपये एक्सचेंज रेट भी फाइनल प्राइस तय करता है। दोस्तों, अगर रुपये 94-95 के आसपास पहुंचा या उससे ऊपर गया और क्रूड ऑयल लंबे समय तक महंगा रहा तो इंडिया में इंपोर्ट इन्फ्लेशन का बड़ा खतरा बढ़ सकता है। इसका मतलब ये है कि आम आदमी को सिर्फ गोल्ड की कीमत नहीं बल्कि ग्रोसरी बिल, EMI, स्कूल फीस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और हाउस होल्ड बजट, हर चीज़ में प्रेशर महसूस हो सकता है। अब सवाल आता है कि ऐसे समय में आम आदमी क्या करे, यानी आप। सबसे पहली बात, पैनिक बाइंग नहीं, क्योंकि पैनिक में खरीदा गया एसेट शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में फंसा सकता है। दूसरी बात, सेविंग सिर्फ कैश या फिक्स डिपॉजिट में रखना भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे परचेजिंग पावर खा जाता है। तीसरी बात, गोल्ड को ओवरनाइट रिच बनने का तरीका नहीं बल्कि वेल्थ प्रोटेक्शन टूल की तरह देखना चाहिए। अगर जियोपॉलिटिकल, इन्फ्लेशन, करेंसी रिस्क बढ़ता है तो गोल्ड लॉन्ग टर्म हेज बन सकता है। वहीं सिल्वर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सही माना जाता है जो हाई वॉटिलिटी झेल सकते हैं, क्योंकि सिल्वर में जितनी तेजी से पैसा बन सकता है उतनी ही तेजी से नुकसान भी हो सकता है। यही कारण है कि कई फाइनेंशियल एडवाइजर्स डाइवर्सिफिकेशन की सलाह दे रहे हैं, यानी पूरा पैसा किसी एक एसेट क्लास में नहीं। अब इमेजिन कीजिए, अगर वॉर 2.0 सच में शुरू हुआ, क्रूड ऑयल $150 पहुंच गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, रुपये कमज़ोर पड़ा और इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ा, तो सबसे ज़्यादा दबाव मिडिल क्लास पर आएगा। EMI महंगी, फ्यूल महंगा, फूड महंगा और सेविंग की वैल्यू कमज़ोर। यही कारण है कि कई इकोनॉमिस्ट वार्निंग दे रहे हैं कि आने वाले कुछ महीने सिर्फ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के नहीं हैं बल्कि फाइनेंशियल सर्वाइवल टेस्ट भी हो सकता है दोस्तों। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला तो इसका असर सिर्फ गोल्ड सिल्वर तक सीमित नहीं होगा बल्कि स्टॉक मार्केट, जॉब मार्केट, रियल एस्टेट, क्रिप्टो और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी तक महसूस होगा। यानी असली लड़ाई सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि आपकी जेब और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी लड़ी जा रही है। तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि जो मेहनत की कमाई है उसे आप कहाँ लगा रहे हैं इसके बारे में सोचिए, क्योंकि एक एक खबर पूरे के पूरे मार्केट को हिला रही है। और जिस तरह के अभी फ़िलहाल हालात बन रहे हैं वो अमेरिका और ईरान के बीच 2.0 वॉर की स्थिति की तरफ जाते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में अगर वॉर फिर से शुरू हुआ तो कुछ नहीं पता कौन सा एसेट्स ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे, क्योंकि पास्ट में अगर देखें तो वहाँ सोने और चांदी को माना जा रहा था कि युद्ध शुरू होगा, टेंशन बढ़ेगी तो ये भी तेज़ी से भागेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब ऐसे में देखना होगा। पहली बात तो उम्मीद यही करेंगे कि वॉर फिर से शुरू ना हो, क्योंकि शांति में ही सभी का भला है। क्योंकि अगर ये वॉर फिर से शुरू होती है तो इसमें ना केवल अमेरिका और ईरान का नुकसान है बल्कि इसका असर हम तक भी पहुँचेगा। इसलिए दुआ कीजिए और कि ये युद्ध ना दोबारा से शुरू हो, ताकि हर जगह शांति रहे। और इस सब के बीच आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आने वाले समय में क्रूड ऑयल, सोने और चांदी की स्थिति क्या रहने वाली है। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज और एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, यहाँ निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। इसलिए जहाँ भी निवेश करें सोच समझ के करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नमस्कार।